कि युवा भी पढ़ें, किशोर भी पढ़ें, बुजुर्ग भी पढ़ें, तमाम लोग इन चीज़ों का अनुसरण करें, अनुकरण करें और अपने इतिहास को जाने और गर्व करने का पूरा जो है वो अपने ऊपर हक दें, जिम्मेदारी दें कि हाँ हमारी धरती गरिमापूर्ण वाली धरती है। बांट दिया है जिसमें वास्तविक कहानियाँ, अवास्तविक कहानियाँ, दो जो हैं वो कविताएं, और वे तमाम कविताएं मेरी अपनी लेखनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज, मैं हूं शक्ति ठाकुर। बता दें, जो अभी साहित्यिक दौर में युवाओं का जो परचम लहरा रहा है वो किस आधार पर लहरा रहा है। युवा आजकल अपने साहित्यिकी से लेकर के तमाम क्षेत्रों में अपना विकास कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने मातृभूमि से जुड़ करके, अपने मातृभाषा से जुड़ करके दिन प्रतिदिन एक नया पहल कर रहे हैं, एक नया आयाम ले रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं शानू कुमार झा। शानू कुमार झा एक पत्रकार भी हैं और साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में भी अपना एक अलग अभिरुचि रखते हैं और साथ ही साथ साहित्य पर शोध भी करते हैं, काम भी करते हैं। इन्हीं की रचना आज हमारे साथ 5 पुस्तक आप देख रहे होंगे। इस 5 पुस्तक पे हम कुछ विशेष बातचीत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शानू जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति भाई कि आपने मुझे अपनी अभिव्यक्ति को रखने का अपने चैनल पर अवसर दिया है, मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शानू जी, अभी जो हमारा परिवेश जो है, कहीं ना कहीं देखें तो मिथिला का परिवेश धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है और आप जैसे, हम जैसे और सामने हमारे दर्शक युवा जो हैं उनके जैसे कुछ लोगों ने मिलकर के मिथिला का एक बागडोर अपने सिर पे लिया है, जो मिथिला को आगे ले जाना है। हमारी मातृभाषा, हमारी मातृभूमि दोनों में विकास हो और जो तमाम क्षेत्र हैं उनका विकास हो। इस पे आपने भी पहल किया, क्या आपका उद्देश्य क्या रहा? जब मैं 19 से 22 में पत्रकारिता विभाग में ये मन बनाया कि मुझे पत्रकारिता ही करना है, तो आप या हम जिस विधा में जुड़े हुए हैं उस विधा में तमाम जगहों पे जाते हैं, चीज़ों को शिनाख्त करते हैं, फिर उसको अपने चैनल के माध्यम से, अपने रिपोर्ट के माध्यम से, अपनी तहरीर और तकरीर के माध्यम से जन प्रेषित कर देते हैं। यही एक पत्रकारिता की जो है वो परिपाटी होती है और पत्रकारिता वही व्यक्ति कर सकता है जो एक यायावर की भूमिका में हो, जिसे भटकने का आदत हो, वही लोग पत्रकारिता करते हैं। नहीं तो ये जो फील्ड है वो सुकुमारों की फील्ड नहीं है। ये बात तो आप भी मानते हैं। बात है। 2019 में जब मैंने इस चीज़ की खुद के अंदर इस बात को रखा कि मुझे इसी फील्ड में को चुनना है, इसी फील्ड में आगे जाना है, तो अपनी मिथिला को लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहता था। खास करके तब उत्सुक रहता था जब इस बात की मुझे पता चली कि मुझे पता नहीं था। लिटरली पहले घरों में बोला जाता था कि दरभंगा महाराज, दरभंगा महाराज। मैंने सबसे पहले उसी पे शोध करना शुरू किया था कि ये है कौन, महाराजा है कौन। तो मुझे पता चला कि खंडवाला कोई एक राजवंश था, उसी राजवंश ने आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद एक अपनी ख्याति को विश्व स्तर पर ले गया। हाँ, लेकिन उसे मुख्य धारा से काफ़ी छोड़ करके रखा गया। नहीं तो जिस साम्राज्य का संविधान निर्माण में योगदान हो, जिसने संसद का मुंह देखा हो, जिसने कांग्रेस को बहुत बड़ी आर्थिक रूप से सहयोग दिया हो, शिक्षा के क्षेत्र में जिसका अपूर्णीय योगदान हो, उसके साथ आज भी आप देखते होंगे कि ये कोसों दूर ये तमाम चीज़ें हैं। तो मेरी ये ललक थी कि जा करके समझे कि दरभंगा महाराज है क्या। और मेरी सबसे पहली जो वीडियो थी, जो मैं बहुत ही माइक्रो लेवल पे काम कर रहा था, तो मेरी वो सबसे पहली वही वीडियो थी और तभी से मेरे मन में ये उत्सुकता थी कि अपने मिथिला को संकलित करना है। और 2021 में मैंने हम मैथिल मिथिलावासी का संपादन किया। ये बेहद ही संक्षिप्त में है। फिर उसके बाद और भी काम करता गया तो ज्ञान के हिसाब से पेज में बढ़ोतरी हुई, तो 200 पेजेस कमोबेश इस किताब का नाम स्वर्णिम मिथिला है, जो इसी का पार्ट 2 है। इसमें इस दोनों ही किताबों में मैंने महादेव सर्किट, भगवती सर्किट और ऐतिहासिक स्थान और उनके योगदान के बारे में लिखा है। साथ ही स्वर्णिम मिथिला में एक चरम को और भी मैंने बढ़ाया और इसमें मैंने उन तमाम जो यहाँ के जो विभूति थे उनके बारे में इसमें संकलित करने का जो है वो सतत प्रयास किया, इसको संकलित किया और जन प्रेषित करने में मैं थोड़ा बहुत हद तक कामयाब भी हुआ। और इसका परिणाम है कि आप इस किताब के कुछ भागों को उल्टा करके देखें तो मैंने इस किताब को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को भी भेंट किया है, जो कि इसमें फ़ोटो भी है तेजस्वी के साथ। और बहुत सारे जो नीतीश मिश्रा को मैंने दिया था, जो यहाँ के अभी वर्तमान में मंत्री हैं।
डीएसपी साहब हैं, तो ये इन तमाम लोगों को मैंने सुपुर्द किया था। और गूगल पे अगर आप मारते हैं स्वर्णिम मिथिला, तो अगर कोई भी नाम सबसे पहले आता है तो स्वर्णिम मिथिला सर्वप्रथम नाम उसमें आता है। और मैंने इस पुस्तक का बहुत बड़ा विमोचन भी किया था। उससे अगर आप गूगल पे मेरे नाम पे सर्च करते हैं, जिस चैनल से मैं जुड़ा हूँ, तो उसके साथ मेरे नाम को आप जोड़ते हैं तो इसका जो विमोचन कैसे क्या हुआ है सब कुछ गूगल पे आ जाता है। और इस किताब की सबसे सारगर्भिता की अगर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि मुझे 25 स्थान जाना है। उस स्थान के बारे में भी इसमें डाला गया है, परमेश्वरी स्थान के बारे में भी डाला गया है। आक्रांताओं ने किस तरीके से मिथिला को विध्वंस करने का हर संभव प्रयास किया और यहाँ की दैविक शक्तियों ने उस आक्रांताओं की शक्ति पर कैसे अपनी प्रबल भूमिका रखी, कैसे उसको मुंह की खिलाई, उन तमाम चीज़ों को मैंने इसमें डालने का प्रयास किया है। जिस चामुंडा भगवती के स्थान पर आप कल जाने वाले हैं, उस इतिहास को मैंने इसमें संकलित किया है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि 1650 ईस्वी में वहां पे 3 कन्याओं की केस देखने को मिल रहा था और उस केस को खींचता है कोई बच्चा और पूरा धरती लहूलुहान हो जाता है और उसके बाद वो केस भी नीचे चले जाता है। और 3 कन्याएं जो थी जिस पर औरंगजेब या अंग्रेज ऐसा ही कुछ था जिस पर कुदृष्टि डाल दी। और मिथिला का तो वो इतिहास रहा है, रामायण काल से ही इतिहास रहा है कि जब भी हमारी बेटियां ने कहा है कि धरती आप फाटिए, धरती फाटी है और उसमें बेटियां जाकर के अपने चरित्र के साथ साथ अपने भौतिक अवस्था को भी उसमें समाहित कर देती है। इसका ज्वलंत उदाहरण अयोध्या में माँ सीता जो हमारी बेटी, जो हमारी बहन है। और इसके बाद चामुंडा स्थान, आप वैष्णो देवी जाते हैं, उसका एक अपना गरिमापूर्ण इतिहास है। उस इतिहास के बारे में आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी वैष्णो देवी के बराबर ही भगवती स्थानें हैं। जिन स्थानों पे जो है वो आप जाते हैं और जाने के बाद जो है वो अगर आप उसके बारे में पढ़ के जाते हैं तो फूल अक्षत चढ़ाने में भी जो अदम्यता होती है उसमें 4 चांद लग जाती है। तो ऐसे स्थानों का इसमें संकलन किया गया है। मंडन मिश्र, अयाची, वाचस्पति के बारे में अगर आप बात करते हैं तो भगवान विष्णु उनके पास आए थे जी कि आप मुझे शिक्षा दीजिए और उन्होंने शिक्षा दिया। भामती जो उनकी पत्नी थी उनके बारे में मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है। और हिंदी में लिखा है कि युवा भी पढ़ें, किशोर भी पढ़ें, बुजुर्ग भी पढ़ें, तमाम लोग इन चीज़ों का अनुसरण करें, अनुकरण करें और अपने इतिहास को जाने और गर्व करने का पूरा जो है वो अपने ऊपर हक दें, जिम्मेदारी दें कि हाँ हमारी धरती गरिमापूर्ण वाली धरती है। लेकिन ऐसे सोच जो है सो अभी हमारे समाज में बहुत कम युवाओं का है। हम बात करते हैं विद्यापति का, बात करते हैं वाचस्पति का, बात करते हैं अयाची मंडन का, बात करते हैं भामती का, बात करते हैं क्या कहते हैं इनका कालिदास जी का। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे यहाँ ठेकेदार कहिए उनको, जो इनके नाम से बस पेट पालते हैं, इन पे कोई काम नहीं करते हैं, इनके लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इनके लिए कोई पहल नहीं करते। कमाते हैं उन्हीं से और भरपूर मात्रा में कमाते हैं, उन पे गीत गाया करके कमाते हैं। लेकिन क्या योगदान है जाकर के बिस्पी में देखिए, क्या योगदान है सरिसपाही में जाकर के देखिए, क्या योगदान है। सरिसपाही में तो 2% स्मारक भी बना है। मंडन मिश्र को तो वैसे ही छोड़ दिया गया है, मंडलेश्वर जो धाम है वो वैसे ही छोड़ा गया है। और ये हमारे मिथिला का दुर्भाग्य जो मंडन मिश्र का इतिहास आज से नहीं है, उस पे लोग रिसर्च करके PhD कर रहे हैं। वही ना, उनके द्वारा जो टीका लिखा गया है, वाचस्पति के द्वारा जो टीका लिखा गया है उस पे लोग रिसर्च करके PhD करते हैं। लेकिन आज जाकर के देखिए आप शक्ति भाई, जाकर के आप देखिए वहां पे वाचस्पति स्थान का क्या हाल है। ये स्मारक देख रहे हैं ना, इससे कई गुना छोटा, इतना छोटा में स्मारक उनको बना दिया गया है। उसी गांव में कविश्वर चंदा झा का ससुराल है। चंदा झा जो जिसके बारे में आप लोग पढ़ते, हम लोग पढ़े हैं, उनके थाड़ी गांव बहुत ही मार्मिक गांव है। मैं भी कभी कभी थाड़ी जाने का होता है तो मैं निश्चित ही उन 3-4 जगहों पे जा करके एक बार अपने आंखों को तृप्त कर लेता हूं कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे तत्वों का प्रादुर्भाव था, जन्म हुआ था। लेकिन आज वो कहते हैं ना कि हम लोग हक्कन कानना, हक्कन रोना, तो वो रो रही है वहाँ की इतिहास, रो रहा है वहाँ का इतिहास और वो धरोहर। और सच बताएं तो ये सुन करके हमारे दिल में एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है और हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोग का ये दुर्भाग्य है। जब आप किताबों को पढ़ेंगे ना भाई, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ जन्म हुआ है, हम क्या हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। और इसी उत्तेजना को जगाने के लिए मैंने हिंदी में लिखने का प्रयास किया है। लेकिन लोग पढ़ेंगे क्यों?
मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, आप जो आप आगे मेरी किताबों पे बात करेंगे, ये तमाम किताबें मैंने मोबाइल से लिखा है। इसमें ना तो मेरे पास लैपटॉप था तब अभी मैंने सिस्टम लिया है, इससे पहले ना तो मेरे पास लैपटॉप था ना कुछ था। और ये इसमें से 3 किताबें तो मैं तब लिखा है जब मैं लाइव सिटीज़ का पत्रकार भी नहीं था। मैंने अपनी छात्र जीवन में ही इसको लिखा, अभी भी छात्र हूँ और आजीवन रहूँगा। और ये मोबाइल से ही मैंने लिखा है। और किसी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलिए, और दूसरी बात कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। संसाधन भले आपके पास कम हो, लेकिन अगर आप संसाधन कम होने के बाद आप युद्ध को फतह कर लेते हैं तो आपसे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं है। कहा जाता है अभाव में प्रभाव डालना, हाँ। तो उसी का। और सोनू जी, बहुत सुंदर आपने जो कहा, इस पे तो बहुत जितना बात करें उतना कम ही रहेगा, लेकिन हम बातचीत करना चाहेंगे जो हमारे पास और एक 3 किताब आपका है, जो आरोहण नैतिक शिक्षा, उत्कर्ष नैतिक शिक्षा और एक है अभ्युदय नैतिक शिक्षा। तो इस पुस्तकों का जो आपने संकलन किया, इसका क्या उद्देश्य रहा? इस पे हम कक्षा भी लिखा हुआ देख रहे हैं। ये कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। सबसे पहले 23 में ये आया था, और 23 के अंत में ये आया क्लास 2 का, और क्लास 5 का इसमें आया। इस तीनों ही किताबों को मैंने 3 या 4 बराबर भागों में बांटने का काम किया। वास्तविक कहानियाँ, अवास्तविक कहानियाँ, और ये आप देख सकते हैं खंड क, ख, ग और खंड घ, और जो भी, और ये तमाम जो किताबें हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ पे लिखी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा था जब वो पॉलिसी को लेकर के लॉन्च कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो पॉलिसी होंगी वो यहाँ की, जहाँ से वो किताब निकल रही है वहाँ के बारे में भी आपको देना पड़ेगा। जिसके बाद मैंने डायग्राम में उसको उद्धृत किया है। मैं मर्म पे सबसे अधिक काम करता हूँ, और मर्म को मैंने उल्लेखित करने का काम किया है कि आप जानिए। नहीं तो प्रोडक्शन हाउस वाले, किताब हाउस वाले, वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, और कंटेंट उनका वही 20 साल पुराना होता है। सही बात है। तो और तब तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के साथ, और स्कूल वाले भी आराम से लगा देते हैं। तो लिखा है ना, बस लिखा है 50-50 दे रहे हैं स्नैक्स लिखा है 50-50 दे रहे हैं स्नैक्स, और लिख दिए हैं गुड डे, और दे रहे हैं आप क्या मैरी गोल्ड। हाँ, तो इससे क्या होगा? इससे गुणवत्ता में फर्क पड़ता है, लेकिन वो एम्प्रो वाला स्वाद नहीं मिलेगा। आपके पास आप रॉयल इनफील्ड की सपना देख रहे हैं, तो इंजन दे दिए हैं रॉयल इनफील्ड का, चला रहे हैं पैशन प्रो। तो ये क्या हुई? तो आप तार्किकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और शिक्षक सब भी बहुत खेलते हैं। हम अपने धरती के बारे में, जो जिस धरती से मैं और आप ताल्लुकात रखते हैं, मिथिला के धरती से, बिहार के तत्वों को भी इसमें संजोने का काम किया है। जो भी 4 वर्ग में मैंने इसके अध्यायों को विभक्त किया है, इसमें आप गोनू झा के बारे में देख सकते हैं, मंडन मिश्र के बारे में देख सकते हैं, अयाची मिश्र के बारे में देख सकते हैं, गोनू झा के बारे में देख सकते हैं, और इसमें भी आप इनके बारे में देख सकते हैं, विद्यापति के बारे में। और गोनू झा को मैंने हर चीज़ में कांस्टेंट रखा है, क्योंकि आप इतना सीरियसनेस मत दीजिए किताब में कि बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता रहे। इसीलिए मैंने तथ्यात्मक तौर पर अध्यायों को 3 से 4 बराबर भागों में बांट दिया है, जिसमें वास्तविक कहानियाँ, अवास्तविक कहानियाँ, दो जो हैं वो कविताएँ, और वे तमाम कविताएँ मेरी अपनी लेखनी है। और इसको आप कहीं पे भी आप मार दीजिए। हाँ, गोनू झा के बारे में आपको नेट पे जरूर मिलेगा, लेकिन मेरी जो इसमें अभिव्यक्ति है वो हूबहू अभिव्यक्ति आपको नेट पे नहीं मिलेगा। ओरिजिनल मेरा अपना कंटेंट है। मैं किताब में जो भी कंटेंट जाता है उस पर मेरा अपना कॉपीराइट है। इसमें किसी भी लेखक या, हाँ, कंटेंट तो हम देखेंगे, जानकारी तो हम लेंगे, लेकिन बनावट जो होंगी वो मेरी अपनी बनावट, अपनी भाषा में। हाँ, मेरी भाषा तो ठीक है, मेरा अपना कंटेंट है। कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि ये हूबहू छाप दिया है मेरा। सोनू जी, जैसा कि हम अभी बातचीत करेंगे, जो आपने स्वर्णिम मिथिला लिखा, मिथिला के इतिहास को बताने का प्रयास किया, साथ ही साथ मिथिला के धरोहर, जैसे कि ये पुस्तक जो लिखे हैं, नीचे में एक पुस्तक है हम मैथिल मिथिलावासी, तो इसमें निश्चित ही आपने पान मखान का चर्चा किया ही होगा, क्योंकि इसके शीर्षक से ही पता चल रहा है। ये देखिए, और इसमें है भी, आपने जो चीज़ कहा है सचित्र है इसमें। ये रहा पान जी, ये रहा मखान जी, और ये रहा माछ, और ये मेरे द्वारा मिथिला पेंटिंग बनाई गई है। ये आपका मिथिला पेंटिंग है। अभी मिथिला के अगर हम देखें तो मिथिला में मखान की खेती होती है, लेकिन मखान की खेती के लिए जीआई टैग शायद अब मिला है, लेकिन पहले नहीं मिला था। यहाँ पे मखान उत्पादन होता था और उस मखान को कहीं दूसरे जगह से सेल किया जाता था।
सोनू जी, हम एक गुड बात पे चर्चा करेंगे। जब भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे युवा हैं, जो मिथिला के क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? इस पे कुछ विचार करना तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि मिथिला के क्षेत्र में कृषि अगर देखें तो मिथिला एक कृषि प्रधान भी रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी कृषि की जितनी भूमि है शायद दूसरी जगह इतने कम क्षेत्र में नहीं होंगे, लेकिन अभी भी हम लोग कृषि से तो दूर जा ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ उद्योग के जो चीनी मिल थे, सूत मिल थे, पेपर मिल थे, ये सब बंद हो चुके हैं। इस पे क्या आपका विचार है? देखिए, अभी चाहे वो आरजेडी के साथ नीतीश की सरकार हो या फिर बीजेपी के साथ नीतीश की सरकार हो, दोनों ही सरकार में एक चीज कांस्टेंट था। उद्योग मंत्री जो थे वो इसी मिथिला के धरती से आते थे। समीर महासेठ थे जी, और नीतीश मिश्रा थे। दोनों का क्या योगदान है अभी आप देख रहे हैं। नीतीश मिश्रा तो अभी बने हैं, अब वो क्या करेंगे वो तो नहीं पता। समीर जी ने क्या किया है वो आप देखे थे। लेकिन शाहनवाज हुसैन ने एक इनिशिएटिव रखने का काम किया था। तो और शाहनवाज हुसैन बोले कि फ्लाइट पे चढ़े तो उद्योग मंत्री थे, फ्लाइट से बाहर उतरे तो उद्योग मंत्री हाथ से चले गया था। लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव रखने का काम किया था। इतिहास उल्टा करके देखिए, जगन्नाथ मिश्र के समय में कार्य बहुत अच्छा से चला, झंझारपुर में भी पेपर मिल लाया गया। लेकिन जब उसके बाद जो एरा आया, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा किसी मुख्यमंत्री का, धराशायी नीचा, नहीं तो अपना मिथिला कितना औद्योगिक क्षेत्र में आगे था। उसमें मिथिला में इनका योगदान अपूर्णीय है, लक्ष्मेश्वर सिंह की, कामेश्वर सिंह की, क्योंकि आज उसी व्यक्ति का जो है ये जमीन भी उन्हीं का है। जी। जिस जमीन पे आप बैठे हैं वो महाराज का ही जमीन है, महाराज का ही। और महाराज जो अंतिम महाराज थे उन्होंने काफी कुछ दिया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर उद्योग के क्षेत्र में हो। तो देखना है कि ये लोग क्या करते हैं। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि मैं अपनी अभिव्यक्ति इस पे दूंगा। मेरी जो अभिव्यक्ति थी कि मैंने बच्चों को भी, जो भी मेरी ये 3 किताबें हैं, इसमें मैंने बच्चों को जोड़ने का काम किया है कि आप अपने इतिहास के बारे में जानो, आप अपने बिहारी तत्व के बारे में जानो, आप अपने मिथिला के तत्व के बारे में जानो। ये अधिकार आपको कतिपय नहीं दिया है कि आप मिथिला के तत्व को सिर्फ 9th में पढ़ेंगे, जो अभी तक होता आ रहा है। अभी तक लोग 9th में जाकर के संस्कृत या मैथिली चूज करते हैं और फिर करते हैं और उसको पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने के बाद अपना जो है वो आराम से, कोई सीरियस लेता है मैथिली को? नहीं लेता है, वो जानता ही नहीं है। हाँ, पास करने के लिए है मैथिली में जो है आराम से 50 में 45 नंबर मुझे मिला था 12वीं में, और ऐसे ही बच्चों को मिलता है, आराम से पास कर लेता है। और यही अवधारणा को तोड़ने के लिए कि बच्चे जाने कि हमारे क्षेत्र में क्या है, वो अपने पिताजी को बोले कि गर्मी की छुट्टी में मुझे उस स्थान पे लेकर के चलिए, कि मैंने उस स्थान के बारे में, जो भी स्थान मैंने इसमें दिया गया है, जिस व्यक्ति के बारे में मैंने इस पे लिखा है, उन सभी व्यक्तियों का जो है वो मैंने अस्थायी पता भी दे दिया है कि आप कल को अपने पिता को जाकर के वो बोलेगा कि ठीक है आप जो है वो मुझे लेके चलिए। अगर देखिए तो बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो अभी बेशक मिथिला के विभूति के नाम से हैं, लेकिन वो पर्यटन स्थल घूमने लायक नहीं बना पाए। राजनगर देख लीजिए, जैसे कि राजनगर देख लीजिए, बलिराजगढ़ जी, जो कहा जाता है राजा बलि का वो गढ़ था, जो किला था, और उसकी स्थिति क्या है वो आप खुद जाकर के देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे आप मिथिला हाट बना रहे हैं, लेकिन जो हाट पहले बना हुआ है उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं? कई बार अन्वेषण गवेषण किया गया, लेकिन उसका प्रतिफल क्या? कुछ नहीं है। खाली गवेषण करने से तो कुछ होता नहीं है। चलिए, इसके साथ सोनू जी से हम विदा लेंगे और चाहेंगे जो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपनी मातृशक्ति को बनाए रखने के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील हैं। और जैसे कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना एक अहम योगदान देने का प्रयास किया है और पुस्तक को लिखे स्वर्णिम मिथिला, आप लोग भी निश्चित रूप से एक बार पढ़ें और अपने मिथिला की गौरव को जाने। हमारे मिथिला में बहुत सारे ऐसी आदि शक्ति भगवती स्थान हैं, उसके बाद महादेव के तीर्थ स्थान हैं और बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पे पूजन होता है। तो कहीं ना कहीं वो देखिए तो पुराने समय में भगवान वहाँ साक्षात आए, तब जाके वो स्थान स्थापित हुआ और वहाँ पे लोग पूजा पाठ करना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिस पे शोध चल रही है, काम चल रही है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा। लेकिन इस इंटरव्यू का एक ही मेरा लक्ष्य है कि आप मोबाइल का
ठीक है, आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भर दिन पढ़ते रहिए। सदुपयोग तो लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग आकर के कहते हैं कि सिर्फ मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है, नहीं, सदुपयोग लोग करते हैं ना। आज बच्चे जो हैं, आज भी जो अपने लोग क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें मोबाइल के बारे में बताया गया था कि कोविड के समय में कितना इसका जो है वो असर पड़ा है, उसको आप SWOT के रूप में आप लिखिए। तो मोबाइल का तो उपयोग हो रहा है, उसके बाद अगर ये उपयोग नहीं होता तो मैंने लिखता ही नहीं, मैं तो लिखता ही नहीं। तो मैं एक प्रेरणा के स्रोत, अपनी मुँह मियां मिठू नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी मोबाइल पे ही लिखी गई है, पुस्तकों को लोग पढ़ाई जा रही है, और ये तमाम किताबें जो हैं वो मोबाइल से लिखी गई है। तो आप भी मोबाइल से बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं प्रेरणा यही बन सकता हूँ उन युवाओं के लिए या बच्चों के लिए कि घर में बैठा एक व्यक्ति एक लेखक भी बन सकता है, एक मोबाइल से भी बन सकता है। आपके पास संसाधन हो या ना हो वो एक अलग बात है, आप आपदा में भी अवसर को ढूंढ सकते हैं और एक बेहतर कांतिमान स्थिति का जो है वो इब्तिदा कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे थे ATM न्यूज। इसके साथ और विशेष बातचीत हम किसी अन्य वीडियो में करना चाहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।